नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। चलिए, आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे जो ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपसे एक आग्रह है कि आप अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक और विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा। क्लियर है? आप देखेंगे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है द टीचर सेड दैट 2 and 2 dash 4। अब ये जो ब्लैंक है इसमें आपको क्या करना है, इन चार ऑल्टरनेटिव्स में से उस ऑल्टरनेटिव का चुनाव करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बना दे। अब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पास्ट में है, लेकिन आगे जो एक यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब जब 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो हमेशा 4 ही आता है, चाहे आप देश विदेश के किसी भी कोने में हो, यह कैलकुलेशन फिक्स्ड है। ठीक है ना? इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और देख रहे हैं कि आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए और डी है, सिर्फ यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब फॉर्म है। ठीक है ना? अब देखेंगे कि इज का प्रयोग होगा कि आर। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स में कि वहां पे इज और आर दोनों को सही माना गया है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे किसको तवज्जो दी जाती है, सिंगुलर को। क्यों? तो देखेंगे इन दो नंबर्स को जब आप जोड़ते हैं तो एक नंबर प्राप्त होता है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद 4 आता है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश सक्सीड। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉडल वर्ब है जो इसको कंप्लीट और मीनिंगफुल बना देगा, सुटेबली यहां पे फिट बैठेगा। तो देखेंगे यहां पे हमारा वर्कड जो है ये दिखा रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, और यहां पे सो दैट जो हमारा है ये हमारा कंजंक्शन ऑफ पर्पस होता है, जो पर्पस बताता है किसी चीज के होने के लिए। अब कहता है कि वह कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, क्यों किया? तो ताकि उसको सफलता मिल सके। अब देखेंगे कि ये जो हमारा कंजंक्शन ऑफ पर्पस है ये अपने साथ क्या लेता है, मे लेता है। कब? जब हमारा प्रेजेंट में यह फॉर्मुलेट हो। लेकिन देख रहे हैं कि ये जो वर्क्ड है ये आपको क्या दिखा रहा है कि पास्ट में है, अर्थात मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसके लिए करेक्ट साबित होगा। क्लियर है? अगर इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट में फ्रेम करते, फॉर्मुलेट करते, तो यहां पे मे आता, लेकिन पास्ट में है तो मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही और उपयुक्त होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव पर आधारित, क्योंकि वन के लिए किस पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो वंस का होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे हम आई रखते तो माई हो जाता, यू रखते तो योर हो जाता, सी रखते तो हर हो जाता, ही रखते तो हिज हो जाता। ये आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा कहता है आई हैव नेवर विजिटेड डैश ताजमहल। यहां पे आपको क्या करना है, एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का प्रयोग करना है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी जो हमारा जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है उसके साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो आर्टिकल द किसी को स्पेसिफिक बनाता है, उसके लिए यूनिकनेस की बात करता है, उसको क्लास अपार्ट बनाता है, जो किसी से भिन्न हो, अलग हो, इसलिए वह उसके पहले प्रयुक्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही टुगेदर डैश हिज फ्रेंड्स इज इनवाइटेड। अब यहां जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव यहां पे आएगा और इस सेंटेंस को करेक्ट बना देगा। तो देखेंगे कि टुगेदर के साथ हम अगर विथ का प्रयोग करें तो टुगेदर विथ एक हमारा कंजंक्शन के रूप में काम करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना? टुगेदर के साथ बट, एंड और एज वेल एज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इफ आई डैश मनी आई वुड हेल्प द पुअर। कहता है यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, गरीबों की
मदद करता। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो हमारा है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है और इसको आप सेकेंड कंडीशनल से भी जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड कंडीशनल में जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट इंडिफिनिट का होता है और जो रिजल्टेंट जो हमारा क्लॉज होता है उसमें क्या देखते हैं कि वुड प्लस V1 का प्रयोग होता है, जो कि आपको यहां दिख रहा है। और जैसे ही यहां पे पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? V2 होता है। अर्थात देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे हैज का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए हो जाएगा, और हैव का प्रयोग हम भी क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इट वॉज डैश हु हेल्प मी yesterday। इट वॉज, अब देखेंगे इट वॉज से जो अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शंस को अगर देखें तो ए में जो है हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस का है। हिज जो है आपका पॉजिटिव केस का है। अगर ये पोजीशन बता रहा है तो किस चीज पे बता रहा है, किस चीज से ये रिलेटेड है, इस चीज का अभाव है जिसके कारण से इसका हम चयन नहीं करेंगे। और वहीं हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है और क्या होगा, यहां पे फिट बैठेगा। और अगर हम हिमसेल्फ की बात करें तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल। कहता है बेल जो है ना बज चुकी थी, कब, तो मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। अब यहां पे पास्ट के दो ऐसे सिचुएशन की बात की जा रही है जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि पहला वाला एक्शन 100% डन हो गया था, कब, जबकि दूसरा होता। अब इस स्थिति में क्या करते हैं कि पहला जो कंप्लीट हो गया दूसरे के होने से पहले उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हैड और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो आप सीधे पहुंच जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के पास और कहेंगे सर इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, एंड विच इज एक्चुअली योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज कैपेबल डैश डूइंग दिस। अब ये आपको क्या करना है, यहां पे जो ऑल्टरनेटिव्स है प्रीपोजिशन के रूप में उसका आपको चुनाव करना है। और हम सब जानते हैं कि कैपेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कतें आती हैं, ताकि मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपके लिए सेशन ला सकूं। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कभी भी किसी भी अगर क्वेश्चन को बना रहे हैं या किन्हीं के द्वारा आपको बताया जा रहा है तो उसका ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए आप अच्छे ग्रामर को रेफर करें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो दूर हो सके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इंडिया डैश वॉन द वर्ल्ड कप ट्वाइस। कहता है भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है। अगर T20 की बात करें तो वहां भी 2 बार हम लोगों ने जीता है। अगर वनडे क्रिकेट की बात करें 50 ओवर के तो वहां भी हमने 2 बार जीता है। अब देखेंगे कि यहां पे क्या होगा, इंडिया तो एक कंट्री का नाम है। जब हम किसी कंट्री के नाम से कंट्री का बोध करा रहे हो, उस देश की बात कर रहे हो, तब वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, तो देखेंगे जब किसी देश के नाम पर किसी भी खेल के टीम का बोध हो तो वह प्लूरल हो जाता है। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, वह प्लूरल हो जाता है। और जैसे ही प्लूरल की बात सामने आई तो आप कहेंगे सर हैड जो है ना वर्ब का 5वां फॉर्म है जो कि सिंगुलर है। हैड हमारा क्या है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए हैड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ प्रयुक्त होता है। यहां पे इसलिए प्रयुक्त नहीं होगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं पहले से लेकर अब तक की, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, उसके प्रेजेंट रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और अगर हैड आ गया तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बताता है कि कोई काम खत्म हो गया, उसका पास्ट में ही इंपैक्ट था, पास्ट में ही वो समाप्त हो गया। अभी भी देखेंगे वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं ना,
और देखेंगे कि अभी भी उसका इंपैक्ट है प्रेजेंट में, पास्ट में डन और उसका इफेक्ट अगर अभी भी है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का निर्माण करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर हैज क्यों नहीं होगा, हैज तो हमने देखा कि सिंगुलर होता है, जिसके कारण से ये भी आपका छट जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डैश स्टोलन। अब देखिए ए लार्ज अमाउंट, अमाउंट तो हम वैसे भी जानते हैं कि क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। और ये इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, मनी, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और ये लार्ज अमाउंट किसके लिए आया है, ये आया है मनी के लिए, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जिस कारण से इस फ्रेज को भी ये क्या कर रहा है, सिंगुलर बना दे रहा है। और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और, आप कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट कैसे हुआ, इसको ऐसे समझें, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब का चयन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, न कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका सब्जेक्ट रहा ही नहीं, तो बचा क्या, ए लार्ज अमाउंट, इट इज गोइंग टू बी योर रियल सब्जेक्ट which is singular, hence we require a singular verb। क्लियर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है he is one of the best players who dash ever lived। he is one of the best players, one of the best players का मतलब हो गया कि वह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, ठीक है ना। जो, हु का मतलब है यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसको रिलेट कर रहा है, प्लेयर्स को, और आगे आने वाला वर्ब के बीच में संबंध स्थापित करेगा। अब देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होते हैं, और यह निर्भर करता है इसके ठीक पहले प्रयुक्त होने वाला एंटीसीडेंट जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। तो देखेंगे ये हमारा प्लूरल है, ठीक है ना, अर्थात ये हु भी यहां पे प्लूरल हो जाएगा, और इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पेसिव वॉइस ऑफ द न्यूज स्टार्टल्ड मी। कहता है एक सेंटेंस है द न्यूज स्टार्टल्ड मी, इसका क्या करना है, आपको पेसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए जब भी हम पेसिव वॉइस बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस का, तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला आता है, और इस क्रम में क्या होता है, ये दोनों अपने केस में भी परिवर्तन करते हैं, अर्थात मी जो है आई में बदल जाएगा, ठीक है। स्टार्टल्ड ये हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और हम सब जानते हैं कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का पेसिव होता है क्या, वॉज या वर प्लस V3, ठीक है ना। अब देखेंगे आई अपने साथ वॉज लेता है, तो ढूंढेंगे कि आई के साथ वॉज कहां है, तो देखेंगे ऑप्शन ए, सी और डी तीनों जगह मौजूद है। उसके बाद स्टार्टल्ड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी स्टार्टल्ड होता है, तो देखेंगे ए, सी और डी यहां भी दिख रहा है। लेकिन अब क्या है, अब मामला फंस रहा है, स्टार्टल्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऐड लेता है, क्योंकि जब आप किसी चीज से आश्चर्यचकित होते हो, कोई चीज जो अजूबा है, जो आपको आश्चर्य में डाल देता है, अर्थात आप उस चीज पर फोकस्ड हो, स्पेसिफिकली उसी चीज पर आप ध्यान गड़ाए बैठे हो, और किसी भी चीज को जो स्पेसिफिक है उसके लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बाय है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बीइंग का प्रयोग हो गया है, और बीइंग का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब फॉर्म यूज ही नहीं हुआ है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द सिमिलर मीनिंग ऑफ कैप्टिवेट इज। अब कहता है कि कैप्टिवेट एक वर्ड है, इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको चुनना है, ऑप्शन आपको चुनना है। सिमिलर मतलब सिनोनिम आपको ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड ढूंढना है। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें डिसलाइक की, तो डिसलाइक किसी चीज को कर रहे हो मतलब आप उस चीज से आकर्षित नहीं हो, आप उससे घृणा करते हो, आप उससे दूरी बनाना चाहते हो। क्लियर है ना। और वहीं पे इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम, आप मेहनत की बात करते हो, यहां पे दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। और वहीं पे हम देखेंगे इंटाइस, इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, ठीक है ना, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। आपने एक देखा होगा बाइक आती है ना, इंटाइसर,
ठीक है, जब मैं भी स्टूडेंट था तो उस समय इसी तरह से वर्ड्स को सीखता था। जो कुछ भी अगर नया वर्ड दिख जाता था, चाहे बाइक का हो या किसी होर्डिंग पे हो, तो मैं उन चीजों को नोट डाउन कर लेता था। ठीक है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो तुच्छ है, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही कुड नॉट सक्सीड डैश हिज हार्ड वर्क। अब यहां पे क्या करना है आपको, इस ब्लैंक के जगह पे आपको इन चार में से जो भी अप्रोप्रिएटली यहां बैठेगा फिट, उसका आपको प्रयोग करना है। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो आपको साफ दिख जाएगा कि यहां पे जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाया जा रहा है। और कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाया जा रहा है तो क्या करना है, तो देखिए बिकॉज हमारा कंजंक्शन है और कंजंक्शन इक्वल चीजों को जोड़ता है। अब देखेंगे यहां पे क्या है, एक क्लॉज है, लेकिन यहां पे क्लॉज नहीं है। क्लॉज होने के लिए आपके पास क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो सब्जेक्ट के साथ आपको एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होती है। यहां देखेंगे सब्जेक्ट नहीं है। हिज हार्ड वर्क अगर मान ले सब्जेक्ट तो आगे वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब की अनुपस्थिति है, अर्थात ये कंजंक्शन नहीं लेगा। ठीक है ना। अब देखिए ऑल्दो भी हमारा कंजंक्शन है, सिंस का भी प्रयोग यहां कंजंक्शन के रूप में किया जा सकता है और सिंस प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है। लेकिन यहां पे क्या दिखाना है आपको, कॉन्ट्रडिक्शन। तो इन स्पाइट ऑफ एक हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो यहां फिट बैठेगा। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क मतलब अपने हार्ड वर्क के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, जिसके लिए का आप और वर्ड यूज करते हैं डिस्पाइट। आपके एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है और इसके साथ सुपरफ्लुअसली यूज कर लिया जाता है ऑफ। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, कहता है ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही डैश नॉइज। अब कहता है उसको पनिश किया गया, उसको दंडित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि उसने नॉइज की, शोर शराबा मचाया होगा, हल्ला गुल्ला किया होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, और जैसे ही पास्ट में है तो हम कैसे यहां प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। आर मेकिंग, ही के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है, ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे देखेंगे कि इतना इजी पूछ लिया जाता है कि आपको हंसी आ जाती है, और हम अब सोचते हैं कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। एक्चुअली आपको फंसाने के लिए किया जाता है, आपके माइंड से खेलने के लिए, कि कभी कभी इतना आसान पूछ लिया जाता है कि वहीं हम आप फंस जाते हैं। क्लियर है। चलिए हमें फंसना नहीं, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द बॉय डैश ब्रोक द विंडो वॉज पनिश्ड। कहता है उस लड़के को जिसने विंडो को ब्रेक किया था, जिसने खिड़की को तोड़ा था, उसको पनिश कर दिया गया, उसको दंडित कर दिया गया है। यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे एक ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला है आपका व्हिच। व्हिच का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, और यहां अगर हम व्हिच का प्रयोग कर दें, ठीक है ना, तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, एक लिविंग बीइंग है, एक बॉय है, अर्थात व्हिच का प्रयोग यहां पे गलत सिद्ध हो जाएगा। और वहीं देखेंगे हम हुज का प्रयोग करते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, और इस सेंटेंस में किसी भी तौर पे पोजीशन को नहीं दिखाया गया है कि लड़के का कोई चीज है जिसके ऊपर उसका पोजीशन है, नहीं ना। अब देखेंगे हु का प्रयोग करते हैं लिविंग बीइंग के लिए, अर्थात यहां पे ये फिट बैठेगा। क्यों, क्योंकि आपको आवश्यकता है एक सब्जेक्ट की। हु है सब्जेक्टिव केस का, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, अर्थात इसका जो है आपका वर्ब हो जाएगा ये। और द बॉय का वर्ब कहां चला गया, तो वॉज पनिश्ड, अर्थात दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, अर्थात ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे हम अगर बात करें हुम की, तो हुम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पे अगर हम हुम का प्रयोग कर दें तो आप ही सोचिए कि ये ब्रेक किसके लिए आया, ये ब्रोक शब्द जो है वर्ब जो है किसके लिए आया। तो यहां पे वर्ब की संख्या एक से अधिक और सब्जेक्ट एक ही, जो कि इस पूरे सेंटेंस के पैटर्न को क्या कर देता है, अनबैलेंस कर देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज। अब यहां पे किस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा,
मी का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पे ना तो वर्ब है जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, यहां तो स्टेट बताने वाला हमारा वर्ब है, इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। वही बात करें माइन की तो ये हमारा क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, अर्थात ये बिना नाउन के अपने आगे नाउन नहीं लेता है, ये नाउन के लिए प्रयुक्त होता है और पोजीशन दर्शाता है। कहता है द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, वह बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है वो मेरी है, अर्थात ये यहाँ पे फिट बैठेगा। और वही बात करेंगे माई की तो माई अपने साथ हमेशा नाउन लेगा, कभी भी इसका प्रयोग विदाउट नाउन नहीं किया जाता। ये एक डिटर्मिनर के रूप में काम करने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जिस कारण से इसके साथ नाउन की आवश्यकता होती है और आगे नाउन है नहीं और ये अनुपयुक्त हो जाएगा। और वहीं पे आई की बात करें तो बुक का क्या संबंध आई से, आप दिखा रहे हो पोजीशन ना, तो आई तो पोजीशन नहीं दिखाता है, आई तो दिखाता है कि डूअर के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहां पे आई की आवश्यकता जान नहीं पड़ रही है, जिसके कारण से ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, कहता है कि वह किस चीज से भयभीत है, तो वह स्पाइडर्स मतलब मकड़ियों से भयभीत है। और अफ्रेड जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है यू विल पास डैश यू वर्क हार्ड, कहता है यहां पे कंडीशन है कि आप पास करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तब। और हम जानते हैं कि कंडीशन को दिखाने के लिए हम इफ का और अनलेस दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अनलेस का प्रयोग करते हैं इफ नॉट के सेंस में, अगर हम इफ के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इक्वल हो जाता है किसके, अनलेस का। अब देखेंगे कि इन दोनों में किसकी आवश्यकता यहां जान पड़ती है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, कहता है कि आप सफल होंगे यदि आप मेहनत करते हैं, तो यहां पे नहीं का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि किस तरह से आपकी तैयारी में ये मददगार साबित हो रहा है, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।